गुड मॉर्निंग एवरीवन। राज, गोरंगी, पवन, खुशबू, सुधीर, विजय, भास्कर, आकांक्षा। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब बढ़िया होगा। तो बेटा, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुने मेरी बात। जो पहले मुझसे नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले में आपके 5-10 मिनट जो भी आपको पूछना पूछ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। दूसरा, कोई बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ बेटा ओमपाल, चलिए। हाँ, सीजीएल के लिए एनएफ है, कोई भी एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दो सबके लिए एनएफ है, लेकिन रेलवे के लिए एनएफ नहीं, सीडीएस एनडीए के लिए एनएफ नहीं है बस, ठीक है। सर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया था पप्पू बेटा, एमटीएस में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया था तो मेरे पढ़ाई वैसे आया था नहीं, ये बताइए। मैंने आपको कहा पीरियोडिक टेबल कहाँ करनी, कहाँ से करनी। हो जाएगी बेटा, सब हो जाएगी सुमित बेटा, टेंशन ना ले। चलिए, अच्छा सुनिए, नोट्स आप लोगों को साथ के साथ बनाने हैं, ठीक है। आशीष बेटा वो बाद में बात करेंगे उसके लिए। एनडीए सीडीएस कवर नहीं होगा, पहले बता, पूरा नहीं होगा। थैंक यू सिमरन जी। अब सुनिए बात। ये बैच जो होता है ये एसएससी के लिए होता है, आपका सुन लीजिए। कोई भी स्टेट लेवल का आपका पीसीएस है उसके लिए होता है, स्टेट लेवल का पीसीएस भी हो जाएगा इससे, ठीक है ना। आपको कोई दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना, कोई कांस्टेबल का एग्जाम देना है, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस एसआई देना है, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। एग्जाम कवर कौन से नहीं होंगे सुन लीजिए, मतलब हेल्प करेगा लेकिन फुली कवर नहीं होंगे, मैं वो बता रहा हूँ। वो होगा आपका एनडीए, सीडीएस और रेलवे, ठीक है ना। और टीचिंग वाले बैचेज जो है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है रवि बेटा, जितना इंग्लिश में पढ़ाते हैं उतना हिंदी में पढ़ाते हैं। नहीं, मैं पीएनजी नहीं देता, मैं क्लास के नोट साथ के साथ बनाता हूँ। मैं सोनीपत से हूं नहीं, लेकिन मेरी एजुकेशन सोनीपत में हुई है, ठीक है। अरे इनकम टैक्स के लिए बोल तो दिया, एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए। एक बात बताओ, मैं हर स्टेट के पुलिस एग्जाम के लिए, हर स्टेट के कांस्टेबल एग्जाम के लिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, स्टेट लेवल कोई भी पीसीएस हो, सबको कवर करेगा, ठीक है। नोट साथ के साथ बनाने हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एक मिनट रखना बस। ठीक है, चलिए बेटा। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप एटम, परमाणु।
तो ये जो एटम जो शब्द था, ये जो परमाणु जो शब्द था बेटा, ये किसने दिया था? हाँ जी बेटा, ये जो एटम जो शब्द था, ये जो परमाणु जो शब्द था, ये किसने दिया था? जल्दी बताइए। हाँ मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ बेटा पवन, क्यों नहीं पढ़ाता, पढ़ाता हूँ मैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ। सिलेबस बेटा जो मैं कराऊंगा वही सिलेबस है, ओरली बता देता हूँ सिलेबस क्या है, सुन लीजिए। सिलेबस आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, गैसेज है, रेडियो एक्टिविटी है, एसिड बेस सोल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल है, स्टील है, आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, मेटल एंड एलॉयज है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, कोल एंड पेट्रोलियम है, बैटरी है, ग्लास है, सीमेंट है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। पीरियोडिक टेबल जो होता है उसके लिए आपको सुन लीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के लिए आपको क्या करना है, फिलहाल अभी पढ़िए, ठीक है, बाद में बात करेंगे उसके लिए। नहीं नहीं, पीएनजी से रिवीजन करोगे, मेरा पढ़ाने का तरीका दूसरा है, ठीक है ना। मैं नोट्स खुद बनाता हूँ, साथ के साथ बनाइए, पीएनजी का कोई सिस्टम नहीं, अपनी क्लास में नहीं चलता ये। हाँ साइंटिस्ट ने बताया था एटॉमिक नंबर के बारे में, संगम बेटा पेपर में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। ये भी कह सकते हो इंसान ने बताया था, है ना। स्नेहा बहुत बढ़िया बेटा, जॉन डाल्टन, वेरी गुड एक्सीलेंट, पर बिल्कुल गलत है ये, सुन लीजिए। अच्छा एटम के बारे में, ठीक है, देखो एटम के बारे में बहुत सारे थ्योरीज आई, सबसे पहले सुनिए एटम की कहानी, ठीक है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मैं पूछ रहा हूँ ये जो एटम जो शब्द है, ये जो परमाणु जो शब्द है, ये परमाणु शब्द किसने दिया था? ये जो एटम जो शब्द है, ये परमाणु शब्द है, ये किसने दिया था? ये एक साइंटिस्ट था बेटा, डेमोक्राइटस, ठीक है ना। तो डेमोक्राइटस को माना जाता है कि, हालांकि ऋषि कनादा ने भी दिया था, लेकिन आपके पेपर के अकॉर्डिंग अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो वहां पर आपका आंसर क्या है? डेमोक्राइटस है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एटम जो वर्ड है, जो टर्म एटम है, वो किसने दी थी बेटा? डेमोक्राइटस ने, ठीक है। दूसरी चीज, सारी चीजें लिखवाऊंगा बेफिक्र रहे, पहले सुन लीजिए। अब एटम होता क्या है बेटा? एटम वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब किसी भी चीज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम एटम को तोड़ सकते हैं बेटा, लेकिन आपके सिलेबस में उसको नहीं पढ़ना है आपको, ये बस आपको यही याद रखना है, एटम वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब एटम का स्ट्रक्चर सभी ने देखा होगा, एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेंटर में एक पॉजिटिव पार्ट होता है, इसके चारों तरफ रिंग्स बनी होती हैं, तो ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला सर्कुलर पाथ होता है इसे एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम के शेल। इसके बाद जो दूसरा सर्कुलर पाथ आता है इसको बोलते हैं हम एल शेल, तीसरा सर्कुलर पाथ आता है वो होता है एम शेल, चौथा सर्कुलर पाथ एन, पांचवा ओ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें एटम की आपको क्लियर है, ठीक है। हाँ नहीं हुई थी गौरंगी जी, ऑर्बिट इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चले आगे, अब नोट लिखना स्टार्ट करें। चलिए बेटा, इंग्लिश में मैं बोर्ड पर लिखूंगा, हिंदी में डिक्टेट कराऊंगा, तो लिखिए। परमाणु शब्द, परमाणु शब्द डेमोक्राइटस ने दिया था, परमाणु शब्द डेमोक्राइटस ने दिया था, परमाणु शब्द डेमोक्राइटस ने दिया था, ठीक है। नोट कीजिए एक मिनट, चलिए ठीक है। परमाणु शब्द डेमोक्राइटस ने दिया था, मैं भी कह रहा हूँ इतना काफी थिकनेस काफी बढ़ गई, ठीक है। परमाणु शब्द डेमोक्राइटस ने दिया था। नेक्स्ट लिखोगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट, वह सबसे छोटा भाग, द स्मॉलेस्ट पार्ट, वह सबसे छोटा भाग जिसे फिर से विभाजित, जिसे फिर से विभाजित न किया जा सके, जिसे फिर से विभाजित न किया जा सके, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। यार आप लोगों को खुजली ज्यादा होती है, जब मैंने बता दिया भाई एसएससी का हर एग्जाम हो जाएगा, तो एसएससी जीडी बोल के क्या कोई अलग मिल जाएगा? दिल्ली पुलिस का भी बता दिया यार, आप लोगों को यकीन ही नहीं होता, इसलिए मैं कुछ बताना पसंद नहीं करता। अरे आप लोगों को जो टीचर जो बोलते हैं
उन्हें चुपचाप मान लिया करो और उनको फॉलो किया करो, ठीक है ना, तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। और जब अपने मन की करोगे तो सिलेक्शन आपके मन के अकॉर्डिंग ही होगा, फिर काफी लेट होगा जाकर वो, ठीक है ना। तो जो टीचर आपको जो समझाता है, ठीक है ना, तो उनकी बात चुपचाप फॉलो कर लिया करो, सिलेक्शन हो जाएगा। हेल्प हो जाएगी बेटा कुमार, हेल्प हो जाएगी उसके लिए आपको, क्योंकि अभी उसने अपना सिलेबस रिलीज नहीं किया है ना कुमार जी, अभी उसने अपना सिलेबस रिलीज नहीं किया है। तो एक बार सिलेबस आ जाने दीजिए, फिर हम आपको कंफर्म बता देंगे। जे थॉमसन कौन था? संगम बेटा इंसान था। जे थॉमसन एक अच्छे इंसान थे जो आजकल हमारे बीच नहीं है, ठीक है। देखिए एक से बढ़कर एक, मजा, वेरी गुड। चंडीगढ़ पुलिस, इसलिए मैं आपको कमेंट बंद करके पढ़ाने वाला हूँ, कमेंट को मैं बंद ही कर दूंगा। चंडीगढ़ पुलिस, अरे एक बार आप हिले हुए हो, ठीक है, आपको बता दिया, उसके बाद आपको यकीन नहीं होता। चलिए ठीक है। अब एटम जो होता है आपको पता होगा तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखोगे इट इज मेड अप ऑफ, यह है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यह है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है। अब एटम के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है न्यूक्लियस, अभी मैंने बताया था, और दूसरा क्या होता है आपका? ऑर्बिट होता है। तो लिखोगे फोर्थ, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक, और दूसरा होता है ऑर्बिट, कक्ष, ऑर्बिट, कक्ष। यहां तो कोई डाउट हो तो बता दीजिए, फिर बोलोगे डाउट। माधव बेटा ये जो चुपचाप बना लीजिए नोट्स जो बनवा रहे हैं आपको, ठीक है, चुपचाप नोट्स बना लीजिए। कोई डाउट? फिर अगर किसी ने फिर मुझसे बोला ना सर ये समझ नहीं आए, हालांकि अभी तक कुछ समझने की बात है नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक। थैंक यू निकेत जी। बेटा हिंदी में मैं डिक्टेट करा रहा हूं, अब मुझसे ये बकवास बिल्कुल ना करें, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है, कि जो मैं बोलता हूँ, सॉरी, मैं आपको बोल बोल के डिक्टेट करा रहा हूं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये चीज। ये कलर अच्छा लग रहा है। हम्म, चलिए ठीक है। हाँ जी, तो देखिए अब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। पहले इसका हम एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए एटम के बारे में जानिए पहले। देखिए एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इस पॉजिटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया एटम जो होता है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। एटम जो होता है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है, और वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? व्हाइट कलर, क्या होगा? व्हाइट कलर ही तो है, ठीक तो है, ठीक है। सुनिए अब,
अरे चुप रहिए, कलर वालर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए मूर्खों। इधर देखो, अब मैंने पढ़ाया आपको एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब उस 3 पार्टिकल में से 2 पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। ठीक है। वो पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहां मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। ठीक है। अब बेटा ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में भी न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अरे प्रतीश बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है? कभी फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? जय जगन्नाथ बेटा सचिन। ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाय सर केमिस्ट्री का सिलेबस शेड्यूल हो जाती है, एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा कि नहीं? बाय द सर वर्क लाइव क्लासेज और सब। थैंक यू सचिन बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात, अब पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा है कि सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटे पार्टिकल है। इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना। वो प्रोटॉन वो पार्टिकल कौन से होते हैं आपके? क्वार्क्स होते हैं, मेसोन होते हैं। ठीक है ना। आपको क्वार्क और मेसोन के बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी फॉर्मेशन किससे होती है? क्वार्क से होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बनते हैं बेटा? क्वार्क से बनते हैं। ये भी क्वार्क से मिलकर बनता है, ये भी क्वार्क से मिलकर बनता है। तो क्या हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि जो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस किससे बनता है? क्वार्क से बनता है। किससे बनता है? क्वार्क से बनता है। किससे बनता है? क्वार्क से बनता है। ठीक है। अब ये जो क्वार्क है, तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो इसको भी आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियॉन्स ही बोलोगे। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और ये दोनों क्वार्क से ही बने हैं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्वार्क क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है। आर यू वेरी सीरियस टीचर? पूछ रहे हो, बता रहे हो। आर यू बोल दे, क्वेश्चन मार्क। मैं बड़ा सही टीचर हूँ, मैं सीरियस टीचर नहीं हूँ, लेकिन बच्चे मुझे सीरियस कर देते हैं। ठीक है। कि आप लोग टाइम देखो, पढ़ने वाले बच्चे आप देखो, अपना भी टाइम खराब करो, मेरा कुछ नहीं जाना। आप अपना जितना मुझसे बातचीत करोगे आप अपना लॉस करोगे। ना ही कमेंट कीजिए, कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है ना, नहीं तो बस पढ़ते रहिए बस। ठीक है। सर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बहुत मस्त है, थैंक यू बेटा। चलिए चलिए, अब आपको जो नए बच्चे हैं, आपको एक लास्ट में एक बात बताऊंगा। चलिए देखिए, अब ये जो क्वार्क है बेटा, इसकी खोज किसने की थी? जेलमैन ने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेलमैन। हिंदी में लिख लोगे, इसकी खोज जेलमैन ने की थी। इसकी खोज जेलमैन ने की थी। अरे ममता जी, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे ज्यादा बताऊंगा। आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा कंटेंट में पढ़ाता हूँ। हम आपको जितना जी स्पेशल में पढ़ाते हैं ना, इतना लोग साइंस स्पेशल में पढ़ाते हैं। ठीक है। तो साइंस स्पेशल में तुम पता नहीं क्या ही पढ़ाते होंगे, देख लीजिए आप। हाँ बेसिक हो जाएगा बादल। चलिए अब देखिए, ये जो पहला सर्कुलर पाथ है, मैंने क्या नाम बताया था? इसका के शेल बताया था। जो दूसरा सर्कुलर पाथ है, इसका मैंने एल नाम बताया था। तीसरा सर्कुलर पाथ होता है, इसका नाम एम बताया था। चौथे का एन होता है, पांचवे का ओ होता है। ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स के अंदर ये जो सर्कुलर पाथ है बेटा, ये क्या है? आपके ऑर्बिट्स हैं, कक्ष। ये क्या होते हैं? आपके ऑर्बिट होते हैं, कक्ष होते हैं। अब एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना था। वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम के किस पार्ट में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। अब बच गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा? जो एटम का पार्ट बचा हुआ है, यानी कि ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ये जो ऑर्बिट के अंदर होता है, ये जो के शेल होती है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। एल के अंदर कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। एम के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। एन के अंदर 32 आ सकते हैं। ओ के अंदर कितने आ सकते हैं? 50 आ सकते हैं। अब ये कैसे आया, पहले इसी बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह नोट करके डन लिखिए जल्दी से।
ये कह रहा है सर आपने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं किया। मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो? क्या करोगे बेटा, पढ़ लीजिए, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरे एक्सपीरियंस से आपका क्या लेना देना। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस आप, क्या मेरे को मन तो नहीं है, क्या ही बताएं, पर मेरा मन पढ़ाने का, पढ़ लीजिए। मैंने बहुत एग्जाम निकाले हैं बेटा, ठीक है, मैं अभी भी गवर्नमेंट जॉब पे ही हूँ, पहली चीज, ठीक है। हर लेवल की मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, चाहे आप IIT लेवल पढ़िए, चाहे SSC लेवल पढ़िए, चाहे 9th 10th पढ़िए, चाहे 11th 12th पढ़िए, कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा मैं प्रयागराज नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, ये किसी भी शेल में आप इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, पहले हम ऑर्बिट को डिस्कस कर लेते हैं, न्यूक्लियस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले ऑर्बिट को डिस्कस करते हैं, पहले ऑर्बिट को डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, फिर न्यूक्लियस पर चलेंगे। ऑर्बिट कक्ष, तो ऑर्बिट किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट, ठीक है। अब देखिए, तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, गेट एग्जाम 3 बार निकाल रखा है, ठीक है। हाँ जी बेटा, आंसर, ठीक है। अब सुनिए, अरे हो जाएगा सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन लेने का मूल मंत्र ये होता है, आप एक काम करना, देखो जिसको ये डर लग रहा है ना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, एक काम करना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि आप मुझे पीछे परेशान करोगे बार बार, मुझे पता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ आपको पढ़ना कैसे चाहिए, जैसे मैंने पढ़ाई की थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना। इस पर एक वीडियो है स्ट्रेटेजी की, ठीक है ना। आप उसको अपने अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वो मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना, वो मैंने डिस्कस कर रखा है, तो वो आप देख लेना। अगर आपने इसको 4 से 6 महीने फॉलो कर लिया, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है ना। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद में फील आ जाएगी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम फॉलो कर लेंगे, लेकिन फॉलो हो नहीं पाता आप लोगों से, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि मुझे एग्जाम निकालना ही है, पहले अटेम्प्ट, इसी अटेम्प्ट में निकालना है, तो 4 से 6 महीने अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है ना। नंबर 1 इंस्टाग्राम ले लीजिए, इंस्टाग्राम ID ये है। नंबर नहीं देंगे, नंबर में आप पता, नंबर देने पहले मैं देता था नंबर, पहले, अब नंबर क्यों नहीं देता, क्योंकि नंबर देते ना, फिर आप मान लीजिए जब कैरियर लैब अपडेट होता है तो उस टाइम पर क्लास नहीं चलती, आप में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो फिर आप लोग मुझे परेशान कर देते हो, सर ऐप नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, बेटा मैं ये नंबर देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम हो पूछने के लिए, ऐसा नहीं कि आप ऐप की प्रॉब्लम पूछ, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ लीजिए, ठीक है ना। ये है इंस्टाग्राम, ठीक है। जो भी आपको डाउट वगैरह पूछना हो आप यहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना, यहाँ पर जाकर कर लेना, ठीक है। सर आपकी स्ट्रेटेजी देखा, बहुत बढ़िया। बस स्ट्रेटेजी में दिक्कत क्या है, आप फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है ना। किसी का बर्थडे आ गया, शादी आ गई, घर में फंक्शन हो गया, छोड़ दे, स्ट्रेटेजी नहीं छोड़नी है। इस स्ट्रेटेजी में आप लाइफ एंजॉय करते हुए पढ़ोगे, इसमें ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है, इसमें लाइफ एंजॉय करते हुए, ठीक है ना। मतलब आप एंजॉय करते हुए पढ़ाई करोगे, ऐसा नहीं कि आपने नींद नहीं आ रही, मतलब सिर में दर्द हो रहा है, टेंशन, कोई टेंशन नहीं, फ्री माइंड होकर पढ़ोगे, ठीक है। अब ये मत पूछना अब हम पढ़ाई पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया जिसको जो पूछना हो। चलिए, अब किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2n², क्या होता है, 2n²। हाँ बेटा, लोग राकेश सर आ रहे हैं, ठीक है, बक्कू और भी मेंबर्स आएंगे प्रयागराज कल। चलिए, तो लिखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, हिंदी में लिखोगे। अब पढ़ाई करेंगे बेटा, कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, बहुत टाइम हो गया। कक्ष में अधिकतम, कक्ष में अधिकतम, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। किसी भी शेल में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो n होता है, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, ये n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर को,
कक्ष संख्या को। अब पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इस फॉर्मूले के अंदर ये जो एन स्क्वायर है, ये जो एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो एन स्क्वायर होता है, ये एन स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना। बताइए। ये जो एन स्क्वायर होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। अब ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो सर अब क्या करें? याद करो, थोड़ा मैं समझा देता हूं क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ऑर्बिट जो होते हैं ये क्या है? सर्कुलर पाथ है। अभी देखा आपने, ऑर्बिट क्या थे? ये सर्कुलर पाथ थे। ऑर्बिट क्या थे आपके? सर्कुलर पाथ। ठीक है ना? तो सर्कुलर पाथ यानी कि सर्कल। सर्कल कितने डायमेंशन का फिगर है? टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन? बताइए। सर्कल जो होता है वो टू डायमेंशनल फिगर होता है, तो यानी कि जो ऑर्बिट होते हैं ना, ये कितने डायमेंशन का फिगर है? ये 2D फिगर है, ये टू डायमेंशनल है। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? 3D होते हैं। बस इतना डिफरेंस आपके लिए काफी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करके एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर लिखोगे ऑर्बिट, कक्ष, यहां पर लिखोगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n² होता है। क्या होता है? 2n² होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऑर्बिट है के, एल, एम, एन, ओ, इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो के है, के जो होता है, ये कौन से नंबर का ऑर्बिट होता है बेटा? ये पहले नंबर का ऑर्बिट होता है, तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा ऑर्बिट नंबर? 1 होगा। और ऑर्बिट नंबर को हम किससे लिखते हैं? ऑर्बिट नंबर को हम एन से लिखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1 होगी। इसी तरीके से ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। सिमिलरली एन, एम के लिए 3 होगी, एन के लिए 4 होगी, ओ के लिए 5 होगी। अब आपको पता चल गया कि ये जो ऑर्बिट्स हैं के, एल, एम, एन, ओ, इनके लिए एन की वैल्यू क्या है। और अब आपको पता है अगर आपको के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2n²। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। तो के शेल में निकालने, अगर आप ये चाहते हो कि के शेल, ये जानना चाहते हो कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो उसके लिए आपको एन यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा? 1। तो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एल में जानना चाहते हो तो एल के लिए एन की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी? 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 8। एम के लिए 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 18। एन के लिए 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, 32। ओ के लिए क्या रखोगे? 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, 50। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जल्दी से नोट करके डन लिखिए। बेटा आकृति आपका नेट स्लो होगा, अगर वीडियो सही से नहीं चल रहा है तो आपकी तरफ से दिक्कत है, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मेरी तरफ से, मेरा 300 एमबीपीएस का नेट है। कितने एमबीपीएस का? 300 का। क्लास चलाने के लिए 20-30 एमबीपीएस चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर कोई इश्यू आता तो मुझे पता चल जाता। नोट करिए जल्दी से। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए बेटा, न्यूक्लियस, नाभिक। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? हाँ जी बच्चों, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? ये पता होगा कि न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपको ये पता होना कि जॉन डाल्टन कौन था। स्नेहा जी, जॉन डाल्टन एक बड़े अच्छे इंसान थे जो हमारे बीच नहीं है। अरे बताएंगे जब उसका
जॉन डाल्टन का जब मुद्दा आएगा, जब बताएंगे, आप पेशेंस तो रखिए। जॉन डाल्टन के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो आप, गूगल कर लीजिए जॉन डाल्टन के बारे में, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए, जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए। मैं बेटा, ऑर्बिटल्स का फिगर डिफरेंट होता है। ऑर्बिटल हमारे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे जनरली एसपीडीएफ होते हैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है, डी डबल डम्बल होता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप होती है, वो सारी 3D होती हैं। चलिए, हाँ जी। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखना है जिससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, चलिए तो लिखोगे, इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज रदरफोर्ड ने, इसकी खोज रदरफोर्ड ने इसकी खोज रदरफोर्ड ने अल्फा परकिरणन परीक्षण से की थी। इसकी खोज रदरफोर्ड ने, इसकी खोज रदरफोर्ड ने अल्फा परकिरणन परीक्षण से की थी। इसकी खोज रदरफोर्ड ने, इसकी खोज रदरफोर्ड ने अल्फा परकिरणन परीक्षण से की थी। प्रतीश बेटा, तुझे तो मैं ब्लॉक करूंगा, तो अपने पापा को भी यही बोलता है हैं? तेरे को तो मैं ब्लॉक करवाता हूँ आज। जीवन में पहली बार किसी लड़के को मैं, बच्चे को ब्लॉक करवा रहा हूँ, क्योंकि ये काफी बदतमीज बच्चा है। ठीक है ना, इसको कुछ पता ही नहीं कि, क्योंकि ये अपने फादर को भी यही बोलता होगा। ठीक है ना, मम्मी को भी ऐसी ही बातें बोलता होगा, तो वो तो बेटा आपसे बहुत परेशान होंगे। ठीक है, चलिए, मैं, आप, मेरी आदत नहीं है ब्लॉक करवाने की, अब क्या करें, आपके संस्कार ऐसे हैं, आपके घर का माहौल ऐसा है, इससे आपको ये पता चल रहा है आपकी परवरिश कैसे हुई है। ठीक है, ऐसा करा दें तो चलिए करा देते हैं, अगर आप बोलते हो तो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे आज सुनना, आपने, आपकी परवरिश देखकर अच्छा लगा। सही है, घर में यही माहौल है, ऐसे ही घर में बात करते हो। चलिए छोड़िए, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, चलिए अब न्यूक्लियस जो होता है किससे बना होता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है, अभी हमने पढ़ा। तो लिखोगे, यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तुम सोचते हो 1000 रुपए, तुम 1000 1200 रुपए फीस देते हो और सोचते हो कि टीचर खरीद लिए तुमने। ठीक है, चलिए, यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या क्वार्क से मिलकर बनता है। यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या क्वार्क से मिलकर बनता है। यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या क्वार्क से मिलकर बनता है। यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या क्वार्क से मिलकर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो कोई तो फोर्स होगा जो इन दोनों को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रख रहा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स होता है बेटा? न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन से फोर्सेज होते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं। ठीक है ना, और जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं नेचर के, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। पेपर में आपसे पूछा जाता है नेचर का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल होता है। पूछा जाता है सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? वो होता है बेटा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिए। अरे प्रतीश बेटा कोई बात नहीं। अब देखो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्सेज है।
और न्यूक्लियर फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, न्यूक्लियर फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियस के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से फोर्सेज हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। और न्यूक्लियर फोर्सेज के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कौन सी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो न्यूक्लियस में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इतना, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बल होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बल होता है। नेक्स्ट लिखोगे, नाभिक में, नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा अवशोषित रहती है। नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा अवशोषित रहती है। नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा अवशोषित रहती है। पहली लाइन ये थी बेटा, इसकी खोज रदरफोर्ड ने, इसकी खोज, अब मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं पढ़ाई पर, पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूँ। इसकी खोज रदरफोर्ड ने अल्फा परकिरण परीक्षण से की थी। इसकी खोज रदरफोर्ड ने अल्फा परकिरण परीक्षण से की थी। प्रतीश बेटा, जीएस स्पेशल जो होता है वो हमेशा ऐसे ही चलता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सब्जेक्ट कंटिन्यूटी में चलता है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इतने सब्जेक्ट हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए साथ में, ठीक है ना, क्योंकि जीएस में ऐसा एक सब्जेक्ट पढ़ता है ना तो बच्चा काफी बोर हो जाता है फिर, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, डिफरेंट एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो अलग अलग साइज का होगा। ठीक है, तो देखिए, तो न्यूक्लियस के का जो साइज का जो ऑर्डर होता है, न्यूक्लियस किस साइज के ऑर्डर में मिलता है, देखिए, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक की त्रिज्या का क्रम, नाभिक की त्रिज्या का क्रम, नाभिक की त्रिज्या का क्रम। तो आप कोई भी न्यूक्लियस लीजिए, ठीक है ना, उसका ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, 10⁻⁻15 मीटर में मिलेगा। किस में मिलेगा, 10⁻⁻15 मीटर में मिलेगा। किस में मिलेगा, 10⁻⁻15 मीटर में। ठीक है ना। आप कोई किसी भी एटम का न्यूक्लियस लीजिए, उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपको ये मिलेगा, आगे कुछ भी हो लेकिन मल्टीप्लाई में ये आपको मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं वन फर्मी। क्या बोलते हैं, वन फर्मी। तो ये कहानी थी बेटा एटम की, जो आपको पता होनी चाहिए। अब एटम के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया, जीएस स्पेशल और साइंस स्पेशल में बेटा ये अंतर होता है। तो बाकी बच्चे नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, वैसे मुझे कमेंट पर ध्यान देना नहीं था। जीएस स्पेशल और साइंस स्पेशल में ये होता है, साइंस स्पेशल हर एग्जाम को कवर करता है, जीएस स्पेशल मेनली एसएससी, कांस्टेबल, स्टेट लेवल एग्जाम, इनके लिए बनाया गया। ठीक है, चलिए। तो एटम के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया, अब बोलोगे सर जॉन डाल्टन ने बताया, ऋषि कनाद ने बताया, बेटा इंसान ने बताया, है ना। या बोलोगे स्कूल में वाले टीचर ने बताया था सर हमें तो, ठीक है ना, हमें डाल्टन कहाँ मिलने आया, जब तक हम इस दुनिया में, डाल्टन इस दुनिया से जा चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले एटम के बारे में आपको स्कूल टीचर ने बताया होगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने बताया होगा कि एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन जो सबसे रेलिवेंट थ्योरी थी वो थी डाल्टन की, जॉन डाल्टन की। उस थ्योरी का नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था बेटा, जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, चलिए तो नोट करके लिखोगे, लिखो, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था।
परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। अब 1 से 20 तक के जो एलिमेंट है बेटा वो आपको याद होने चाहिए, उनके सिंबल याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। तो उसके लिए कैसे याद करने में थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर हम एटॉमिक नंबर की बात, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्सेस हिंदी में लिखोगे, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है। प्रतीश बेटा आपके लिए एक बात याद आई, आप कह रहे हो ना कि अलग अलग सब्जेक्ट है, तो सुनिए बेटा मेरी बात, आपको वीओडी दे रखी है, ठीक है। आप आपको वीओडी दे रखी है ना, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना, वीओडी से पढ़ लीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। वीओडी से पढ़ लीजिए। अगर आपको एक सब्जेक्ट कंटिन्यूटी में पढ़ रहा है, आपको वीओडी दे क्यों रखी है कि आपका कोई एग्जाम आता है, आपको जिस चीज को जब बच्चे को जल्दी सिलेबस कवर करना हो तो उसके लिए वीओडी दे रखी है, ठीक है ना। बाद में अब अभी आपको जल्दी है तो आप वीओडी कर लीजिए लाइव, बाद में लाइव क्लासेस का जो रिकॉर्डेड वर्जन होगा उससे कर लेना जैसा आपको ठीक लगे। तो लिखोगे नाभिकीय बल, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे, ठीक है। अब की बार मेरी तरफ से, मेरे एंड से नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था। अब बताइए जल्दी से, अब ठीक है। अब आइए बेटा जल्दी, अब ठीक है, अभी रिफ्रेश रिफ्रेश कर लीजिए, अब कनेक्शन बिल्कुल ओके है। अब क्लियर है, जल्दी बताइए यस और नो। यस और नो। चलिए, इसकी प्रैक्टिस बेटा यूट्यूब पर कराएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर कराते हैं, ठीक है ना। अभी उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा। मैंने अपना वीडियो यूट्यूब आपको बताया, तो उस पर देखना, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, हम बाद में बता देंगे, वैसे मैंने बता भी दिया, बाद में बता दें। चलिए देखिए, तो ये पॉइंट लिख लिया, नाभिकीय बल, हिंदी में मैं रिपीट कर देता हूं दूसरे पॉइंट को, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है। इस टॉपिक की प्रैक्टिस बेटा अगली एक क्लास और लगेगी, अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर बताएंगे प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस कराएंगे आपको बेफिक्र है, लेकिन क्लास में नहीं कराते उसके लिए हम, इसीलिए तो यूट्यूब पर करा देते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा यहाँ से कोई सिलेबस डिस्टर्ब ना हो, ये सिलेबस स्मूथली रहे, ठीक है ना। और जो पहले करा रखा है प्रैक्टिस वो आप कर लो, और जो आगे नहीं आएगी वो पेपर के टाइम पे करा देंगे, ठीक है। लिखो, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, अच्छा नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लिखोगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है। इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए जो एटॉमिक नंबर होते हैं बेटा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नहीं है, मतलब एक तरीका है, ठीक है ना, कोई रूल नहीं है कि आप एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर एटॉमिक नंबर याद है तो एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एक बार हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक नंबर, हम कितने एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, सिर्फ 1 से 20 तक की बात करेंगे। कितनों की बात करेंगे, सिर्फ हम 1 से 20 तक की बात करेंगे, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री में वेंडरवाल होता है बेटा, लेकिन स्टैंडर्ड फोर्स में जो काउंट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। देखिए, अब एटॉमिक नंबर या तो आपका इवन होगा, सम संख्या होगी। अब ये सम संख्या, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, तो मैथ का काम है, 2 4 6 8 जो 2 से भाग हो जाए, है ना। और एक होती है ओड,
विषम संख्या। अगर एटॉमिक नंबर इवन हुआ तो आप एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? देखिए, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, ये कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर। ठीक है, और अगर ये ओड हुआ तो एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दोगे, प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे। अब इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है अभी आपको, ये जो फॉर्मूले होते हैं बेटा, ये 20 में से 15 पर काम करेंगे। ये जो आपको बताएं ये फॉर्मूले, ये कहां पर काम नहीं करेंगे? ना तो ये हाइड्रोजन पर काम करेगा, ठीक है, ना ये बेरिलियम पर काम करेगा, ना ये नाइट्रोजन पर काम करेगा, ना ये क्लोरीन पर काम करेगा, ना ये आर्गन। ठीक है ना? तो जो 20 एलिमेंट है, 20 में से ये किस पर काम नहीं करेगा? इन 5 पर काम नहीं करेगा, 15 पर काम करेगा। ठीक है, तो नोट कर चुके हो तो डन लिखिए, फिर मैं आपको टेबल बनवाता हूं इसकी। बेटा एटम का कोई रियल एग्जाम्पल, सारी चीज एटम से बनी, जो आप कपड़े पहन रहे हो एटम, उसमें एटम, हर चीज में एटम है, जो भी आपकी चारों तरफ है, जो कुछ भी है सब एटम है। ठीक है बेटा सौरभ, टेलीग्राम बता देंगे बेटा, टेलीग्राम के बारे में भी बता देंगे, अभी पढ़ते हैं, बता देंगे, सब बता देंगे आपको। पहले आप लोगों को मैंने कहा है, जिसको सीरियसली कैंडिडेट है वो स्ट्रेटेजी की वीडियो देखे। आपकी इच्छा, देखना नहीं देखना वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, मेरा काम था बताने का। ठीक है ना, बाकी अगली क्लास में बताएंगे, पहले अभी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आर्गन पे नहीं करेगा बेटा, आर्गन पे नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब इस टेबल, अब टेबल बनाते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, जो आपको ये बताया है। देखिए यहां पर लिखोगे बेटा एलिमेंट, तत्व। ठीक है, यहां पर लिखोगे आप एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए पहले हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन। सिंबल जो होते हैं वो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसका एटॉमिक ये सीक्वेंस में है बेटा। अब इधर देखना एक बार। अब देखो मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, जहां पर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, हाइड्रोजन पर काम नहीं करता, बेरिलियम पर काम नहीं करता, और नाइट्रोजन पर काम नहीं करता। ठीक है, इन तीन पर वो काम नहीं करता। ठीक है ना, मैं लिखवा देता हूं। इन तीनों के बारे में पहले लिख लीजिए। देखो हाइड्रोजन जो होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर भी वन होता है इसका, एटॉमिक मास भी वन। इसके अलावा पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर हो। ध्यान रखना, हाइड्रोजन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कैसा दिख रहा है आपको? इवन दिख रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग तो इसका एटॉमिक मास कितना आना चाहिए था? डबल 8 आना चाहिए था, लेकिन 9 आता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन का 7 है तो कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, लेकिन इसका कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, अब बाकी पर ये अप्लाई होगा। देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर इवन है या ओड है? सम संख्या है, इवन है, तो एटॉमिक मास के लिए क्या करोगे? डबल कर दोगे। ये ओड है तो डबल करके वन ऐड कर दोगे। ये कैसा है? ओड है तो डबल करके वन ऐड कर दोगे। ये कैसा है? इवन है तो डबल कर दोगे। ये इवन है तो डबल कर दोगे। ये ओड है तो डबल करके वन ऐड कर दोगे। ये इवन है तो डबल कर दोगे। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। नेहा बेटा स्लाइड बैक मतलब क्या रह गया आपका? जल्दी देखिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए बेटा। बेटा 8 आवर वर्क स्टडी कैसे? ये तो करनी पड़ेगी। कम से कम 6, मतलब सेल्फ स्टडी के आप 6 घंटे पढ़ लो वो भी सफिशियंट है। क्लासेस के अलावा अगर आप 6 घंटे कवर कर लेते हो, देखो आपका जो बाकी बच्चे नोट करते रहे जब तक। ठीक है ना बेटा, देखो आपका सिलेक्शन का एक ही तरीका है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। ठीक है ना, और रिवीजन। अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हो, कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रखता। अब ऐसा नहीं कि आप 2 दिन तो पढ़ लिए 12-12, 14-14 घंटे, और अगले 3-4 दिन बेहोश। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना, रेगुलर वे में पढ़ना है। ठीक है, सीजियम मेटल होता है संगम। नोट कर चुके हो? चलिए, अब मैं इसके नाम हटा रहा हूँ। जिसने नोट नहीं किया बेटा, अब वो वीडियो वीडियो आपके पास रहेगा, फिर कर लेना, क्योंकि टाइम तो मैंने बहुत दे दिया। मैं भी तो साथ के साथ लिख रहा था। ये चलिए थोड़ा सा दे देता हूँ बेटा, हेल्प हो जाएगी विशाल उसके लिए आपको। फुल नेम सीजीएम है, और फुल नेम क्या? सीएस मतलब सीजीएम। ठीक है, चलिए बेटा अब इसको हटाते हैं। पहले मैं 5 लिख देता हूँ, ताकि जिसने ये ना लिखे हो नीचे वाले वो लिख सके। इसके बाद आता है बेटा सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद सोडियम का सिंबल होता है Na। मैग्नीशियम, ये होता है Mg। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आता है बेटा सल्फर। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन।
इसके बाद आता है पोटेशियम, फिर कैल्शियम, ठीक है। देखिए तो पहले वो जो एक्सेप्शन है बेटा उसको लिख देता हूं, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है ये होता है 35.5, और आर्गन जो होता है इसका मास होता है 40, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। अब बाकी पर आप रूल लगा सकते हो। ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो ओड में क्या करोगे, डबल करके 1 ऐड कर दोगे। ये इवन है तो डबल कर दोगे, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे। ओड है, इवन है सॉरी, तो डबल हो जाएगा। ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दो, इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दो। ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दो, ठीक है। सॉरी, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दो, इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दो। एटॉमिक्स ये कौन सी केमिस्ट्री में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है बेटा। सर WPOME ऐप के नोट्स, अच्छा WPM में आपके नोट्स से बहुत कुछ आ, हाँ बेटा मेरे नोट से बाहर बहुत रेयरली जाता है, मैक्सिमम पोर्शन आपके गुरुजी के नोट से ही आता है। कंटेंट आपके गुरुजी ने बहुत जबरदस्त बना रखा है। गुरुजी के कंटेंट के आपके गुरुजी के कंटेंट, आपके गुरुजी के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ रेलिवेंट पढ़ाते हैं जो आपके पेपर में काम आए। नोट करके डन लिखिए, नोट कीजिए जब जल्दी से। ठीक है, चलिए बेटा अब हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों को दर्शाने का तरीका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को, तत्वों को दर्शाने का तरीका। तो किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जैसे आपने एग्जांपल लिया बेटा सोडियम है, जैसे सोडियम होता है, तो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, हम एलिमेंट का नाम यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं उसका सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 40 है बेटा 40, आर्गन का मास 40 है, ये 40 90 नहीं 40, ये भी 40 ये भी 40। चलिए तो हम क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। नीचे एक नंबर लिखा होता है 11, ऊपर एक नंबर लिखा होता है 23। तो ये जो 11 होता है, ये 11 क्या बताता है, ये 11 रिप्रेजेंट करता है बेटा एटॉमिक नंबर के बारे में। किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर के बारे में रिप्रेजेंट करता है, परमाणु संख्या, ठीक है। और ये जो 23 होता है, ये किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, ये एटॉमिक मास के बारे में रिप्रेजेंट करता है, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सुनिए ध्यान से, कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसको कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं या डी से, किससे डिनोट करते हैं बताइए। हाँ सैफ बेटा आज हमारी पहली क्लास है, मेरी केमिस्ट्री की पहली क्लास है, बिल्कुल लाइव से स्टार्ट कर सकते हो। ए से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एक्सीलेंट। मूर्ख हो, जेड से, ना ए से ना बी से ना सी से ना डी से, किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, परेशान नहीं होना। एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या तरीका हो गया,
हम सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे। ये कोई भी एलिमेंट है, जर्नल एलिमेंट मान लिया हमने, कोई भी एलिमेंट मान लिया जिसका सिंबल है एक्स। नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को किससे लिखेंगे हम, जेड से लिखेंगे, और एटॉमिक मास को किससे लिखेंगे हम, ए से लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर एटम पर कोई चार्ज है, उस चार्ज को हम यहां पर लिखते हैं। एटम पर अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को हम यहां लिखेंगे। ठीक है, अब ये चार्ज के बारे में सुन लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। तो अगर आपको किसी भी एटम पर चार्ज निकालना है तो उसमें न्यूट्रॉन का तो कोई रोल होगा नहीं, तो किसका रोल होगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का। तो जो चार्ज होता है ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के। अब ये भी आपको पता होगा, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है बेटा, +1। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1। ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जैसे एग्जांपल दे देता हूं। एक मान लीजिए आपके पास प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 10 और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है 13। ये स्टेट दे रखी है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा थोड़ा पढ़ाने के बाद, इससे रिलेटेड बेफिक्र रहें। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इस एटम पर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हम कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से। ये फॉर्मूला है चार्ज का। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1, और कितने हैं 10, तो एक पर +1 होगा तो 10 पर कितना हो जाएगा, +10। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, किसका चार्ज ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1। कितने इलेक्ट्रॉन है, 13, तो -13, तो यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस की। ये गिवन है बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे पता, ये तो गिवन है, ये डेटा गिवन था, एग्जांपल लिया मैंने, अभी क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। राजेश्वरी बेटा वेट कीजिए, अभी आगे जब क्वेश्चन होगा ना अब समझ में आ जाएगा। ये सारी गिवन था, गिवन डेटा से चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको सिखाया। चलिए, जिसको समझ नहीं आया वेट कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से आ जाएगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, तो इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, किससे डिनोट करते हैं हम, जेड से। अब अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, ये N0 वापस समझा दो प्लीज। अरे बेटा ये मैं ये कह रहा हूं, एटम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बनता है। अभी मैं इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ाऊंगा, प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ाऊंगा, न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहे। ठीक है ना, अगली क्लास में इन्हीं के बारे में पढ़ाना है। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं पता है ये ध्यान रखो, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है बेटा। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। प्रोटॉन पर +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, मैंने ये बताया, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पर +1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1। तो बस ये मैथ लगाया है उसके बाद तो। ठीक है इशिका जी, इशिका आकृति, जिन बच्चों को डाउट था। तो देखिए, अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक नंबर आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, आप बोलोगे सर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जेड बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, हिंदी में लिख लोगे प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या।
ठीक है ना, ये हमेशा होता है, इसके लिए कभी भी घबराने की जरूरत नहीं, ये हमेशा सेटिस्फाई होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले देखिए। मान लीजिए आप, अभी यहाँ पर मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, अभी देखते जाइए। यहाँ पर लिखा मैंने Na, एक लिखा मैंने Na पॉजिटिव, एक लिखा मैंने O-2, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो एटिमेट, नहीं शुभम बेटा, वो जो आपने रिलेशन बताई हमेशा काम नहीं करेगा, अभी सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। तो एटॉमिक नंबर तो कभी बदलेगा नहीं, इसका एटॉमिक नंबर भी 11, इसका एटॉमिक नंबर भी 11, इसका एटॉमिक नंबर 8, ये अभी पढ़ा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इनमें प्रोटॉन की संख्या बताइए, क्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए। ठीक है, तो प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर कहां पर लिखा होता है, नीचे लिखा होता है। तो ये एटॉमिक नंबर है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स होंगे, क्या होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अब मैं देखा आपको यहीं से बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे। अब अगर आपको प्रोटॉन पता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी निकालने हो, इलेक्ट्रॉन कभी भी निकालने तो कैसे निकालोगे, जो एटॉमिक नंबर होता है ना उसको एज इट इज लिख लो, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको एज इट इज लिख लो। एटॉमिक नंबर 11 लिख लिया, एटॉमिक नंबर एज इट इज। उसके बाद क्या करो, चार्ज देखिए कैसा चार्ज है, यहाँ पर +1, तो चार्ज का साइन उल्टा कर दीजिए, इसमें से +1 है तो -1 आ जाएगा, -2 है तो +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। हिंट भी छोड़ा मैंने, गुड बेटा संगम शुभम। अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आइसोटॉप्स वेरी गुड, आइसोबार वेरी गुड, आइसोटॉप्स वेरी गुड, एक्सीलेंट मूर्खो, इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जहां पर आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है उसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, देखिए भैया, तो आपने देखा कि क्या एटॉमिक नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सर नहीं होता, एटॉमिक नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता। तो कब बराबर है, देखिए, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन कब बराबर हुए, जब क्या है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, तो ये कंडीशन है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसका एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं नहीं, फिर से बंद नहीं हुआ, क्लास चल रहा है, नोट करके डन लिखिए। हाँ शुभम, ठीक है। अब हेडिंग डालिए बेटा, एटॉमिक मास।
30 सेकंड्स और देते हैं, नोट कर लीजिए। केशव बेटा समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। देखो, दो टाइप के टीचर होते हैं। एक वो होते हैं जो आपको वो पढ़ाएंगे जो आपको खूब समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कभी कभार आएगा। एक हमारे जैसे टीचर है, हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा, और उसको जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करके पढ़ाएंगे। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मतलब आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आप वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। बेटा पोस्ट वोस्ट बता देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो, बता देंगे, अभी तो लंबा सफर है अपना, ऐसा थोड़ी है कि आज आखिरी क्लास है। चलिए हेडिंग डालिए, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। देखिए, अब आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा होगा? सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी अगर रेगुलर फिगर की बॉडी है तो उसका जो मास होगा वो मास कहां पर प्रेजेंट होगा? उसके सेंटर पर प्रेजेंट होगा। जो मास होगा वो कहां से प्रेजेंट होगा? सेंटर पर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास निकाल रहे हैं तो एटम का मास कहां प्रेजेंट होगा? एटम के सेंटर पर प्रेजेंट होगा। और एटम के सेंटर में क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो जितना इनका मास होगा वही एटॉमिक मास होगा। तो एटॉमिक मास किसके बराबर आ गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। क्यों आ गया इसके बराबर? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग एटम का सारा मास उसके सेंटर पर प्रेजेंट होगा, और सेंटर में दो ही पार्टिकल प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनके टोटल मास के बराबर एटम का मास होगा, ठीक है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन जो आता है वो न्यूट्रॉन निकालने का आता है। तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम का ही, 1123। इसका एटॉमिक मास कितना है? 23 है। एटॉमिक मास कितना है? 23 है, ठीक है। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? अभी हमने निकाला, कितने प्रोटॉन है? 11। कितने प्रोटॉन है? 11। तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 12। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 12। तो एक तो आपने न्यूट्रॉन ऐसे निकाले, एक आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे? देखिए, दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 23 और 11। दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 23 आपका बड़ा नंबर है। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का जो फॉर्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा? 23 क्या है? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम किससे लिखते हैं? ए से। इसमें से आपने क्या माइनस किया है? एटॉमिक नंबर को। किसको माइनस किया है? एटॉमिक नंबर को। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, एटॉमिक जो नंबर जो होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। अभी पढ़ा है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इतना नोट करके मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लोरीन जो है ये है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? क्लोरीन के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे ये आपको बताना। नहीं संगम बेटा, या गिवन नहीं होगा, याद रखना, कभी कभार ही हो जाता, नहीं तो एटॉमिक मास गिवन नहीं होगा। 20 से ज्यादा हुआ तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, 20 मैंने लिखवा दी, बाकी किसी का एक दो क्वेश्चन बीच में आएगा उससे हो जाएगा, ये नहीं तो इन्हीं से काम चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ साहब बेटा, होता है, डिफरेंस होता है। तो देखो, आपने निकाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैसे निकाले? ए माइनस जेड किया। ए की वैल्यू 35.5 है,
जेड की वैल्यू 17 है, तो आप लोगों ने कहा कि आंसर होगा 18.5। अब मेरी एक बात बताओ बेटा, कभी आपने सुना है आधा न्यूट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, आधा प्रोटॉन? नहीं सुना ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर ये होंगे तो पूरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसमें क्या कर दोगे आप, इस वाले पार्ट को कैंसिल आउट कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखिए, अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करें तो इन दोनों में से आपसे पूछा जाता है कि ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो, जिस पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में से किस पर किसी भी एलिमेंट की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं बेटा वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हैं एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। ये बात आपको किसने बताई? मैंने बताई। दुनिया को किसने बताई? हेनरी मोजले ने बताई। ठीक है, ठीक है। अभी टाइम कैसे हुआ? अभी तो टाइम है नहीं। रोहन बेटा 18 आंसर आएगा, तो लिखोगे एटॉमिक नंबर, हिंदी में लिखो परमाणु संख्या। परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान की तुलना में, परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, अधिक मौलिक गुण है। यह बात यह बात हेनरी मोजले ने कही थी। 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 अरे पूरा तो करने दो, तो टॉपिक चला है, जितना करा हो वो क्लियर तो होगा। अभी तो बताइए, अगर मैं आपसे एक रिलेशन पूछना चाहता हूं, देखिए एटॉमिक मास, हिंदी में आप लिखोगे इसको परमाणु द्रव्यमान, लिख ही देते हैं परमाणु द्रव्यमान। यहां पर आपको एक ऑप्शन यूज करना है। देखिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। जल्दी बताइए बच्चों। देखो कुछ बच्चों ने कहा एक ने कहा, कुछ ने बी। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था पूरी पीरियोडिक टेबल में, सॉरी अभी हमने किया था, जो सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से ज्यादा होगा, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से ज्यादा होगा।
लेकिन मैंने एक चीज और पढ़ाई थी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक मात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या आ जाएगी यहाँ पर, इक्वलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर एटॉमिक मास या तो एटॉमिक नंबर के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, कभी एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से छोटा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है ना। नहीं, एटॉमिक मास ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं, शिखा जी आप देख सकते हो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। एक तत्व जिसमें एक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18, 16 और 16 क्रमानुसार है। 18, 16 और 16 क्रमानुसार है, इसका चिन्ह दर्शाइए। फाइंड, चिन्ह दर्शाने का मतलब ये है, देखो ये निकालना आपको, एक्स क्या होगा, जेड क्या होगा, ए क्या होगा, चार्ज, ये चारों चीजें बतानी है आपको। इसका चिन्ह दर्शाइए, हिंदी में इसका चिन्ह दर्शाने का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, ये चारों चीजें निकालनी है आपको। जल्दी कीजिए, आंसर बताइए। जल्दी बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा। देखिए, एक्स, जेड, ए, चार्ज, ये चीजें थी। चार्ज किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बेटा। तो देखिए, ये क्या आपके इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 16। एक प्रोटॉन पर +1 होगा तो 16 पर कितना हो जाएगा, +16। एक इलेक्ट्रॉन पर -1 है तो 18 पर कितना हो जाएगा, -18। तो ये वैल्यू आ गई -2। एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन कितने हैं, 16। एटॉमिक मास किसके बराबर होता था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन कितने हैं, 16। न्यूट्रॉन कितने हैं, 16। तो वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो 16 एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है। एटॉमिक मास कितना आया, 32। चार्ज कितना होगा, -2। ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, अब बताइए। ठीक है ना, काफी इफेक्टिव क्लास रही स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन हमने काफी चीजें कवर की है। तो कैसी लगी क्लास बेटा। जिसको स्ट्रेटेजी की वीडियो, जिसको अच्छे से तैयारी करने हैं तो मैं तो सलाह दूंगा देख लेना, बाकी आपकी इच्छा है। अगली क्लास से आपको होमवर्क मिलना शुरू करेंगे, होमवर्क दिया करेंगे आपको अगली क्लास से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बेटा, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है गाइस।
दिस इज फॉर पीएनजी नहीं मिलेगी, नोट्स बनाने का पूरा टाइम दिया, पीएनजी नहीं मिलेगी। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।